नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए और इस समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले बात करते हैं टेनिस की। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। उन्होंने ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को हराकर दूसरी बार इस ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। करीब 4 घंटे तक चले फाइनल मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास को 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। इसी के साथ जोकोविच टेनिस इतिहास में 2 बार सभी 4 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। वे पिछले 52 साल में ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये कीर्तिमान रॉय इमर्सन और रॉड लेवर के नाम था। लेवर ने 1969 में और इमर्सन ने 1967 में ये रिकॉर्ड बनाया था। इस जीत के बाद जोकोविच एटीपी टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहेंगे। वहीं सिसिपास की करियर रैंकिंग में भी सुधार होगा और वे 5वें स्थान से 4थे स्थान पर पहुंच जाएंगे। जोकोविच का ये 19वां ग्रैंड स्लैम और दूसरा फ्रेंच ओपन टाइटल है। इससे पहले 2016 में उन्होंने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता था। सबसे ज्यादा फ्रेंच ओपन जीतने का रिकॉर्ड राफेल नडाल के नाम है। उन्होंने 13 बार यह खिताब जीता है। जोकोविच अब ग्रैंड स्लैम के मामले में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर और स्पेन के राफेल नडाल से सिर्फ 1 ग्रैंड स्लैम पीछे हैं। फेडरर और नडाल के नाम 20-20 ग्रैंड स्लैम हैं। जोकोविच ने इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी जीता था। जोकोविच ने अब तक 84 एटीपी सिंगल्स टाइटल जीते हैं। इनमें 19 ग्रैंड स्लैम के अलावा 5 ईयर एंडर चैंपियनशिप भी हैं। सर्बियाई खिलाड़ी ने 36 एटीपी मास्टर्स खिताब भी अपने नाम किए हैं। वहीं नडाल ने अपने करियर में 20 ग्रैंड स्लैम के अलावा 1 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल, 36 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। फेडरर ने 20 ग्रैंड स्लैम के अलावा 6 ईयर एंडर चैंपियनशिप और 28 एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब जीता है। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ शबाब, जिस तरीके से नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीता और नडाल के सपनों पर ये कह सकते हैं पानी फेरा और उसके बाद सिसिपास को भी हराया और दूसरी बार ग्रैंड स्लैम खिताब पर कब्जा किया। बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात इस फाइनल मैच की यह है कि 2 सेट से पिछड़ने के बाद उन्होंने इस मुकाबले को जीता। करीब 4 घंटे 12 मिनट तक ये मुकाबला चला था और जब काफी मुश्किल में नजर आ रहे थे, मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया जोकोविच ने कि एक युवा फैंस जो था वो लगातार उनको कोचिंग कर रहा था, बता रहा था कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों से वापस आना है। और आपने देखा होगा कि मैच के बाद उन्होंने अपना रैकेट जो है युवा फैंस को दिया। तो बहुत खुशी होती है अगर आप अपने किसी हीरो की जीत का हिस्सा किसी न किसी तरीके से बन जाते हैं। तो एक अच्छी घटना देखने को मिली, काफी प्रेरणा भी मिली और उन्होंने काफी तारीफ की अपने फैंस की। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब सभी ग्रैंड स्लैम खिताब जो टेनिस के होते हैं वो दोनों बार जीत चुके हैं और 52 वर्षों के बाद, सिद्धार्थ जी, जैसा कि आप भी जानते हैं, ये कीर्तिमान किसी खिलाड़ी ने दिखाया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एक ऐसे खिलाड़ी के विरुद्ध, हालांकि उनका मुकाबला था जो पहली बार फाइनल में अपने देश के लिए पहुंचा था, अनुभव इनके पास बहुत ज्यादा था, लेकिन जिस प्रकार से वो पिछड़े 2 सेटों में उसके बाद वापसी की, तो ये 4 घंटे 12 मिनट का संघर्ष निश्चित रूप से टेनिस प्रेमियों के लिए काफी अच्छा था। जी हाँ, बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि जो फाइनल वाला जो मुकाबला होता है वो फाइनल की तरह खेला गया और कहीं न कहीं दर्शकों को भी बहुत आनंद आया। तो इस तरीके से सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता। बात करते हैं फुटबॉल की। यूरो कप फुटबॉल में इस समय ग्रुप डी में स्कॉटलैंड का सामना चेक गणराज्य से हो रहा है। आज रात 9:30 बजे ग्रुप ई में पोलैंड और स्लोवाकिया आमने सामने होंगे। देर रात इसी ग्रुप में स्पेन का सामना स्वीडन से होगा। वहीं कल देर रात नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को 3-2 से हराया। नीदरलैंड्स ने यूरो कप 2020 का आगाज जीत के साथ किया। ग्रुप सी के एक रोमांचक मुकाबले में नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को 3-2 से हराया। ये नीदरलैंड्स की यूक्रेन पर दूसरी जीत है। दोनों के बीच अब तक कुल 3 मुकाबले हुए हैं। एक मैच ड्रॉ रहा। मैच के दौरान सेकेंड हाफ में 27 मिनट के अंदर दोनों टीमों की ओर से 5 गोल पड़े। नीदरलैंड्स और यूक्रेन की टीम किसी मेजर टूर्नामेंट में पहली बार आमने सामने थी। ग्रुप डी में कल इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से पराजित किया। वेम्बले स्टेडियम में रहीम स्टर्लिंग ने
ने 57वें मिनट में केल्विन फिलिप्स के पास के जरिए इंग्लैंड के लिए एकमात्र गोल दागा। केल्विन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शुक्रवार को इंग्लैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। बुखारेस्ट में ग्रुप सी में मेजबान ऑस्ट्रिया ने उत्तर मैसेडोनिया को 3-1 से हराया। ऑस्ट्रिया ने यूरो कप में पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा। एम्स्टर्डम में मेजबान नीदरलैंड्स ने रोमांचक मुकाबले में यूक्रेन को 3-2 से पराजित किया। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम शबाब देखें तो सभी की जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनकी नजरें इस समय यूरो कप फुटबॉल पर लगी हुई हैं और जिस तरह से नीदरलैंड्स ने यूक्रेन को 3-2 से शिकस्त दी और अगर अभी सभी लीग मैच चल रहे हैं अलग अलग बिल्कुल बहुत अच्छा मैच। जिस मैच के बारे में आपने कहा, पहले हाफ में कोई गोल नहीं हो पाया था और दर्शकों को यानी फुटबॉल प्रेमियों को दूसरे हाफ में 5 गोल निरंतर देखने को मिले, तो ये एक अच्छा मैच था निश्चित रूप से। लेकिन नीदरलैंड जिनके जो किसी जमाने में हॉकी के लिए जाना जाता था, अब कण कण में वहां के लोगों में फुटबॉल बस चुका है। तो एक जो कमी मुझे नजर आई इस मैच में कि जो रक्षा पंक्ति थी, जी आपने भी गौर किया होगा सिद्धार्थ जी कि वो थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई नजर आई, क्योंकि ये और बात है कि जो प्रतिद्वंदी टीम थी वो इसका लाभ नहीं उठा पाई। तो बचे हुए मैचों में अपनी इस स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा और अपनी रक्षा पंक्ति को थोड़ा सा मजबूत करना पड़ेगा। और टीम कॉम्बिनेशन को भी लेकर के काफी चर्चा है, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले जो एक परंपरागत तरीके से हॉलैंड का पहले हमने हॉकी में भी देखा, अब क्रिकेट फुटबॉल में भी देख रहे हैं कि कुछ फैंस ने हेलीकॉप्टर से अपने कोच के पास एक संदेश भेजा था गिरा करके, मतलब कागज पर लिख करके कि फॉर्मेशन 4-3-3 का होना चाहिए। लेकिन इस फॉर्मेशन से नहीं उतरी टीम, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी हुई। नीदरलैंड के फैंस का ये कहना है कि 4-3-3 का जो कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें 4 रक्षक होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं समय पड़ने पर आगे ओवरलैप करके जा सकते हैं, वो एक आदर्श माना जाता है। हालांकि 5-3-2 से खेलने के लिए जब उतरी तो जीत के बाद भी संतुष्ट नहीं नजर आया। बाद में भी रिएक्शन आया कि अगला मैच 4-3-3 से ही खेलना है। तो ये एक जुड़ाव है मतलब फुटबॉल प्रेमियों का अपने देश की मतलब राष्ट्रीय टीम से। बिल्कुल, तो ये फुटबॉल जो है अपने फैंस के लिए जाना जाता है और जिस तरीके का हम ये देखते हैं कि लोगों के अंदर लगाव है फुटबॉल से, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें, वो अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल। अब जबकि टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में 40 से भी कम दिन रह गए हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज ओलंपिक श्रृंखला में हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक में फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी की। हेलो एवरीवन, आई एम भवानी देवी, फेमस फेंसर फ्रॉम इंडिया। 27 अगस्त 1993 में चेन्नई में जन्मी बेहतरीन फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी वो नाम है जिन्होंने तलवारबाजी में इतिहास रचते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और ऐसा करने वाली वो देश की पहली महिला खिलाड़ी बनी। भवानी ने अपनी तलवारबाजी से भारत को नई पहचान दी और अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की। 2004 में तमिलनाडु के स्कूलों में तलवारबाजी का खेल शुरू किया गया। तब भवानी ने फेंसिंग की दुनिया में कदम रखा। 14 साल की उम्र में भवानी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच तुर्की में खेला। भवानी देवी ने 3 प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर अपने सफर की शुरुआत की। भारतीय तलवारबाजी टीम ने 2009 में मलेशिया में जूनियर कॉमनवेल्थ गेम, 2010 में थाईलैंड में इंटरनेशनल ओपन और फिलीपींस में 2010 कैडेट एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीते। 2012 में भवानी ने जर्सी में जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में अपना पहला व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता, जबकि उनकी टीम ने रजत पदक जीता। भवानी देवी ने फिलीपींस में 2014 एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और रजत पदक जीता। वो ऐसा करिश्मा करने वाली पहली भारतीय बनी। 2015 में उन्होंने मंगोलिया में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप और बेल्जियम में फ्लेमिश ओपन में कांस्य पदक जीता। भवानी ने 2017 में कैनबरा में सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर पहली भारतीय होने का गौरव हासिल किया। भवानी देवी अपनी सारी सफलताओं का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। My parents, I think only because of them I could able to push myself harder to overcome all those situations, because I was always feeling down and feeling low, and I was not able to work better. I was not able to push myself to move forward. But my parents, especially my mother, she always
speaks encouraging words. इस समय भवानी देवी टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जोर शोर से लगी हैं। भवानी देवी ने ओलंपिक को लेकर अपनी संभावनाओं और तैयारियों के बारे में बताया। This Olympics is going to be a very special day for me, the day I fence on the Olympics. I think this is going to be the first time where at least most of the Indians will watch fencing and will watch me play my match. So I just want to do my best performance in front of them, and it's going to be very less number of fences. So usually in World Cups and Grand Prix, so there are like 180 or 200 fences participate in women category. In Olympics, it's going to be only 34. So it's going to be a very intense situation, and of course it's Olympics, so it's a very important competition for all of these 34 fences. और देश को उम्मीद है कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भवानी देवी को टोक्यो ओलंपिक के लिए पूरे देश की शुभकामनाएं। जी हाँ शबाब, भवानी देवी एक ऐसा नाम है मेरे ख्याल में जो फेंसिंग के लिए और आज एक तरह की जो यूथ है उनके अंदर वो बहुत पॉपुलर हैं, क्योंकि फेंसिंग एक ऐसा खेल है जिसमें जब कोई महिला अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस तरह का प्रदर्शन करती है तो पूरे देश की निगाहें उस पर होती हैं। बिल्कुल, और जैसे कि आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केवल 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पूरी तरह से खेलना शुरू कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलना शुरू कर दिया था। और उसके बाद हमने देखा कि 2018 का जो वर्ष रहा वो उनके लिए काफी अच्छा रहा, जब राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने शानदार सफलता देश के लिए प्राप्त की। और अब सबकी निगाहें जाहिर सी बात है टोक्यो ओलंपिक पर है कि वो कैसा प्रदर्शन करती हैं। हालांकि तलवारबाजी में भारत को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती ही रही है अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से भारत ने तैयारी की है और उसमें जो नए नए जो प्रयोग किए गए हैं भारतीय खेल प्राधिकरण और केंद्र सरकार की ओर से खिलाड़ियों को के उत्साहवर्धन के लिए, वो निश्चित रूप से एक नई उम्मीद लेकर के आए हैं। और इसमें वैसे खेल जो अब तक ओलंपिक खेलों में पदक नहीं जीत पाए हैं उन खेलों से भी हमें काफी उम्मीद है। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो जैसा कि आपने कहा कि नए खेलों में नई संभावनाएं तलाशते हुए इस बार ओलंपिक में हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। आईसीसी ने मई में शानदार प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम के साथ महिलाओं में ये सम्मान स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस को मिला है। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा कर दी है। बांग्लादेश के पूर्व कप्तान मुशफिकुर रहीम ने प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया, जबकि महिलाओं में ये सम्मान स्कॉटलैंड की ऑलराउंडर क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस को मिला। हाल ही में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 4 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में बल्लेबाजी करते हुए 96 रन बनाए थे, साथ ही 5 विकेट भी लिए थे। हर महीने आईसीसी महिला और पुरुष क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को इस खिताब से नवाजती है। बांग्लादेश के विकेटकीपर और बेहतरीन बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने श्रीलंका के खिलाफ 1 टेस्ट मैच और 3 वनडे मुकाबले खेले थे। दूसरे वनडे मैच में उन्होंने 125 रन की शानदार पारी खेली थी। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ शबाब, जिस तरीके से आईसीसी ने ये जो नई प्लेयर ऑफ द मंथ की शुरुआत की है और हर खिलाड़ी को, क्योंकि अब क्योंकि हर मंथ होता है तो उस समय जो करंट टूर्नामेंट्स चलते रहते हैं तो हर खिलाड़ी की कोशिश होती है कि प्लेयर ऑफ द मंथ बनने की, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो भारतीय खिलाड़ियों से हुई थी, आपको याद भी होगा। मुशफिकुर रहीम के बाद जहां तक बात है 16 साल से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ एक शानदार शतक उनका, तो ये एक अच्छी बात है कि जब एक खिलाड़ी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका कैरियर अपने ढलान पर है और एक शानदार परफॉर्मेंस करता है, कमबैक अच्छा करता है विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में, और फिर वो इस तरह से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतता है, तो ये थोड़ा सा काफी अच्छा उन्हें खुद अनुभव हो रहा होगा और क्रिकेट प्रेमियों को तो हो ही रहा है, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये मैदान के अंदर और बाहर दोनों साबित होता है। और उन्होंने ये दिखाया जिस तन्मयता निरंतरता के साथ उन्होंने अपना खेल जारी रखा है पिछले 16 वर्षों से, और खास करके ये तो पूरे महीने का परफॉर्मेंस देखा जाता है। श्रीलंका के विरुद्ध खासतौर से जो शतक था उसके आधार पर उनको अंक मिले और उन्हें अंततोगत्वा घोषित किया गया। तो एक बड़ी अचीवमेंट निश्चित रूप से उनके लिए, श्रीलंका क्रिकेट के, बांग्लादेश क्रिकेट के लिए भी। तो ये तो बात थी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की। क्रिकेट पे ही रहते हैं और बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल शुक्रवार को से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा
और अगर हम देखें तो बहुत कम दिन रह गए हैं और सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें इस पर लगी हुई हैं और दोनों टीमों के पास दुनिया का जो बेस्ट तेज गेंदबाजी है उसका अटैक है। ऐसे में इंग्लैंड के वातावरण में बल्लेबाजों की भी कड़ी परीक्षा की उम्मीद है। इस मैच के साथ ही टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 फाइनल खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर लेगी। वहीं न्यूजीलैंड टीम का ये 5वां आईसीसी फाइनल होगा। वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीम 8-8 फाइनल खेलने के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। अब तक आईसीसी टूर्नामेंट में कुल 53 फाइनल खेले गए। साउथ अफ्रीका ने अब तक एक ही फाइनल खेला है और सबसे ज्यादा फाइनल जीतकर ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। उसने 10 में से 7 बार खिताबी मुकाबला जीता है। आईसीसी की ये पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। ऐसे में यदि टीम इंडिया ये खिताब जीतती है तो वो हम ये कह सकते हैं कि कोई 2 आईसीसी टूर्नामेंट का पहला सीजन जीतने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बन जाएगी। तो सभी जो क्रिकेट के फैंस हैं, और सबसे बड़ी बात यह है सिद्धार्थ जी कि विराट कोहली के सर पर सजने वाला पहला ताज भी होगा अगर आईसीसी की बात करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिच क्यूरेटर की रिपोर्ट का बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा है कि इस पिच पर बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होने वाली। उन्होंने कहा कि इसमें उछाल भी होगी, तेजी भी होगी, सब कुछ होगा। चूंकि आप जानते हैं कि मेजबान टीम फाइनल में शामिल नहीं है, न्यूजीलैंड और भारत का मुकाबला है। और न्यूजीलैंड के साथ थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि फाइनल से पहले डब्ल्यूटीसी के तुरंत ठीक पहले उसे एक श्रृंखला मिल गई खेलने के लिए, जो भारत नहीं खेल पाया। भारत आपस में जरूर खिलाड़ियों को बांट करके एक मैच खेल रहा है आपस में, लेकिन न्यूजीलैंड को मौका मिला और उसका फायदा भी उसने उठाया। तो ये एक अच्छी चीज न्यूजीलैंड के पक्ष में जाती है। लेकिन भारतीय टीम जिसका 11 खिलाड़ियों को चुनना, अगर देखा जाए तो 12 खिलाड़ियों को चुनना एक बहुत ही मुश्किल काम है टीम प्रबंधन के लिए। बड़ी सशक्त टीम मानी जा रही है और हमारे जो गेंदबाजों की जो पूरी टीम गई है वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन वहां करने वाले हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि जो टीम इंडिया है वो इस फाइनल में जरूर जो मुकाबला है उसे जीतेगी। और बहुत सारे मुझे लगता है कि जो देश में जो करोड़ों क्रिकेट के फैंस हैं उन्हें इस फाइनल मुकाबले का इंतजार है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टेस्ट क्रिकेट के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में इस बार भारत के वीनू मांकड़ सहित क्रिकेट के 10 खास खिलाड़ियों को शामिल किया है। वीनू ने 44 टेस्ट खेले हैं जिसमें उन्होंने 2109 रन बनाए हैं और 162 विकेट लिए हैं। उनकी सबसे बड़ी पारी 1952 में लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ थी जब उन्होंने 72 और 184 रन बनाए थे। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संकारा भी इसमें शामिल हैं। कुमार संकारा की कप्तानी में श्रीलंका विश्व कप 2011 के फाइनल में भी पहुंची थी। वीनू मांकड़ और कुमार संकारा के अलावा दक्षिण अफ्रीका के एब्रे फॉकनर, ऑस्ट्रेलिया के मोंटू नेब्ले, वेस्टइंडीज के सर लैरी कॉन्स्टेटाइन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। बिल्कुल, और ये कहा जा सकता है कि एक पारंपरिक सम्मान है पूर्व क्रिकेटरों के लिए और निश्चित रूप से ये बारी बारी से खिलाड़ियों को मिलता है और उनके लिए भी एक सम्मान होता है। जी हाँ, और अगर देखें तो 10 जो खिलाड़ी हैं इसके लिए, और ये अपने आप में एक बहुत प्रतिष्ठा की बात है और किसी भी खिलाड़ी के लिए इस हॉल ऑफ फेम में शामिल होना। बिल्कुल। और समय अब कम है और शबाब, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। श्रोताओं, चलते चलते नजर डाल देते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यूरो कप फुटबॉल में इस समय ग्रुप डी में स्कॉटलैंड का सामना चेक गणराज्य से हो रहा है। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस को प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टेस्ट क्रिकेट के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में भारत के वीनू मांकड़ सहित क्रिकेट के 10 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो ये तो थी स्पोर्ट्स हेडलाइंस। श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है newsonair.com। कल शाम 7:20 पर दोबारा इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और इस बीच हमने ओलंपिक को लेकर एक विशेष श्रृंखला अपने कार्यक्रम में शुरू की है जिसमें हर दिन हम किसी न किसी खिलाड़ी की बात करते हैं, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, उनकी तैयारियों के बारे में आपको बताते हैं। तो आप स्पोर्ट्स स्कैन में ये जो हमारी विशेष श्रृंखला है इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा खेल से जुड़ी हुई और
ओलंपिक पर हमारी जो विशेष कवरेज है वो आप हमारे बुलेटिन में सुन सकते हैं। तो कल दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।